बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय बुलेटिन की शुरुआत हम देश के सबसे अमीर बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव के नतीजों से करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस को करारा झटका लगा है। हालांकि इस चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। ऐसे में क्या हो सकती है बीएमसी में नई सत्ता की तस्वीर, आपको हम बताएंगे आज। यूपी में चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, जबकि पांचवें दौर के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बताएंगे हम आपको पीएम मोदी ने कैसे साधा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना, तो राहुल ने अमेठी में क्यों की है मोदी की नकल, और फिर अखिलेश और मायावती ने अमित शाह के कसाव वाले बयान पर कैसे किया है बीजेपी पर पलटवार, ये भी दिखाएंगे आपको। सतलुज यमुना लिंक नहर को खोदने के जाट आंदोलनकारियों के ऐलान के बाद कैसे संभाला पुलिस ने मोर्चा, उस की पूरी स्थिति आपके सामने रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल की डायरी मामले में उनकी पत्नी को क्यों वापस लेनी पड़ी याचिका, और कलिको पुल की डायरी का सच क्या है, इसमें कौन से बड़े खुलासे हैं जो होने चाहिए, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। 9,000 करोड़ का बैंक लोन लेकर इंग्लैंड भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कैसे दी है भारत सरकार को चुनौती, इस चुनौती को भी आपको दिखाएंगे। ये सभी कुछ आपके सामने होगा और साथ ही बात होगी आज के इतिहास की, और बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री को आज उनकी पुण्यतिथि पर भी हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। नोटबंदी के बाद देश के कई निकाय चुनाव हुए, ज्यादातर में फैसला बीजेपी के पक्ष में आया या बीजेपी की स्थिति उतनी बुरी नहीं हुई। पर सबसे बड़ा फैसला आज आर्थिक राजधानी मुंबई से आया है। पहली बार यहां अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 5 साल पहले शिवसेना के साथ गठबंधन में महज 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 82 वार्डों पर कब्जा कर चुकी है। यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 8 पालिकाओं पर अपना दबदबा बना लिया, लेकिन शिवसेना मुंबई में पहले नंबर की पार्टी रही। बीएमसी, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र की 10 नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी सफलता मिली है, तो शिवसेना मुंबई और ठाणे में सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने नागपुर, नासिक, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, उल्लासनगर, अकोला, अमरावती और सोलापुर में बेहतर प्रदर्शन किया। ये नतीजे बीजेपी के लिए खुशखबरी है। बीएमसी में 2012 में महज 31 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी इस बार दोगुने से ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल हुई है। शिवसेना से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाल रखी थी। उन्होंने न केवल इस बार जोरदार और ताबड़तोड़ प्रचार किया, बल्कि ये ऐलान भी किया था कि नतीजे उलट आने पर जिम्मेदारी उनकी होगी। फडणवीस के ऐलान का असर दिखाई पड़ा। बीएमसी में अच्छे प्रदर्शन के अलावा अन्य नगर निगमों में भी बीजेपी की हालत बेहतर हुई। पारदर्शिता और ईमानदार सरकार चलाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, और उसी के तहत महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गत 2-2.5 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस जी ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई है, उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक विजय दी है भाजपा को। बात अगर शिवसेना की करें तो इस बार का चुनाव उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी। बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना को उम्मीद थी कि वो बीएमसी और ठाणे में अच्छा प्रदर्शन करेगी। दोनों ही जगहों पर शिवसेना नंबर 1 पार्टी भी बनी, लेकिन बीजेपी उसे टक्कर देती नजर आई। बीएमसी चुनावों में शिवसेना को 84 सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन वो बहुमत यानी 114 के आंकड़े से दूर नजर आई। उद्धव साहब ने क्या फैसला लिया है, अब कैसे मिलकर किससे सरकार बनाएंगे? मुंबई नगर निकाय बीएमसी के लिए रिकॉर्ड मतदान हुआ था और सभी दलों को इस बात की उम्मीद थी कि उनका प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस के लिए स्थितियां अनुकूल साबित नहीं हुई। मुंबई में 2012 की तुलना में शानदार मतदान होने से बीजेपी जहां खुश है, तो वहीं शिवसेना के कैंप में मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
महाराष्ट्र में हुए निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है तो शिवसेना को बीएमसी और ठाणे में बढ़त मिली है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस एनसीपी को बड़ा धक्का लगा है। हालात ये हो गए हैं कि नतीजों के तुरंत बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। राज ठाकरे के मनसे का भी प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने इस बार 57 वार्ड में उम्मीदवार खड़े किए थे और उसको 3 सीटें भी मिल गई। महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों के नतीजों का असर दूरगामी साबित होने वाला है। बीजेपी के लिए इन चुनावों में परिणाम उम्मीदों से भी बेहतर आए तो शिवसेना को बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। सीटों को लेकर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाली शिवसेना बीएमसी चुनाव में पहले नंबर की पार्टी जरूर बनी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी ने भी बीएमसी चुनाव में बहुमत की उम्मीद की थी, लेकिन उसे शिवसेना से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि बाकी नगर निगमों में उसने शानदार प्रदर्शन किया। माननीय मोदी जी ने पारदर्शी प्रामाणिकतेचं जे राजकारण चालू केलं आहे, विश्वासाचं जे राजकारण चालू केलं आहे, त्या पारदर्शी प्रामाणिकतेवर, त्या विश्वासावर प्रचंड मोठा कौल महाराष्ट्रातल्या जनतेनं दिला। मी त्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो। नासिक, नागपुर, पुणे, शोलापुर, पिंपरी, चिंचवाड़ और अमरावती समेत 10 में से 8 नगर निगमों में बीजेपी पहले नंबर पर रही, जबकि ठाणे में शिवसेना ने अपना कब्जा बरकरार रखा। हालांकि बीएमसी में शिवसेना को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले तो कांग्रेस और एनसीपी के लिए हालात बद से बदतर रहे। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से बीएमसी में 30 का आंकड़ा पार कर पाई तो बाकी नगर निगमों में भी उसके लिए कुछ खास नहीं रहा। कभी महाराष्ट्र की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस फिलहाल कोमा में है और उसके पास कुछ भी कहने को नहीं रहा है। देश की राजनीति के साथ अब राज्यों की सियासत में भी कांग्रेस पीछे छूटती जा रही है। मराठा राजनीति के सहारे खुद को जिंदा रखने वाली राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के लिए भी बीएमसी चुनाव निराशाजनक रहा और 10 से भी कम सीटें पाने के बाद पार्टी नए सिरे से विचार में जुट गई है। किसकी हार और किसकी जीत से बदली, शिवसेना को जो सम्मान किया सब मतदार ने, उसके लिए हम सब शिवसैनिक उनको धन्यवाद देते। नोटिस पीरियड वो उद्धव जी के हाथ में है। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में काफी बड़ी सफलता महाराष्ट्र में मिली है और एक प्रकार से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए और जनता ने सपोर्ट दिया और अच्छा काम और करेंगे। पुणे की राजनीति में सालों तक अपना प्रभाव रखने वाली एनसीपी और उसके नेता शरद पवार के लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा कि बीजेपी ने उसकी सबसे मजबूत जमीन को जड़ से खोद दिया। अमरावती और पुणे में बीजेपी को मिली सफलता ने एनसीपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। महाराष्ट्र के निगम चुनावों का असर नेताओं पर भी साफ दिखाई दिया। सभी जगहों पर कांग्रेस के खस्ताहाल प्रदर्शन के बाद जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश की है, वहीं कांग्रेस नेता नारायण राणे ने भी पार्टी की हार का ठीकरा संजय निरुपम पर फोड़ा है। जबकि बीड़ में 10 में 8 सीटों पर बीजेपी की हार के बाद बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले तो मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं मुंबई अध्यक्ष हूं और इसलिए मैंने ऑफर कर दिया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने जो पूरे कैंपेन में एक निगेटिविटी तैयार की, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। नगर निगम के चुनावों का असर अभी आगे भी दिखने वाला है, क्योंकि इस बार का फैसला कई दलों की नींद खोल देने वाला है। जनता के फैसले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना की राहें जुदा हो गईं, लेकिन सियासी समीकरणों ने अब दोनों को फिर एक बार पास आने का एक मौका दिया है। सवाल है कि बीएमसी में नई सत्ता की तस्वीर कैसे तैयार हो सकती है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में शिवसेना ने 84, बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31, एनसीपी ने 9, एमएनएस ने 7 और एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती हैं। बीएमसी में सत्ता का स्वाद 114 सीटों पर मिलता है। ऐसे में आखिर सत्ता का स्वाद कैसे चखा जाए, अब सारी पार्टियों की ये जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे पर जैसी तलवारबाजी की, उससे दोनों की साख दांव पर लग गई। लेकिन नतीजों ने दोनों की सियासी इज्जत को बचाने का काम किया है।
शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी तो बनी रही, लेकिन बीजेपी ने भी बेहद करीब पहुंचकर शिवसेना को खुश होने का मौका नहीं दिया। यानी नतीजे कुछ ऐसे हैं जिससे शिवसेना बिना किसी सहारे के बीएमसी की कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकती। नंबर गेम से देखें तो शिवसेना के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो बीजेपी के साथ सत्ता का समझौता करे, जिसके साथ वो आज भी केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार है, या फिर वो कांग्रेस के साथ जाने की पहल करे, जिसके साथ उसके जन्मजात 36 के रिश्ते हैं। एमएनएस शिवसेना के समर्थन को तैयार हो तो भी शिवसेना को 20 के करीब सीटों की दरकार रहेगी। बीजेपी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, हाथ में कमल जाने का सवाल नहीं, और जिस एनसीपी से वो मदद की उम्मीद कर रही होगी वो चुनाव में चारों खाने चित हो चुकी है। यानी बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक दूसरे की मदद के बिना उनके लिए सत्ता पर काबिज होना बेहद मुश्किल होगा। 20 साल में पहली बार अलग अलग लड़ने के बावजूद करीब 37,000 करोड़ के सालाना बजट वाले एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका की सत्ता का स्वाद चखने के लिए दोनों आपस में फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मुंबई की सियासत से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां चौथे चरण के चुनाव के लिए 12 जिलों के 53 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ। इस चरण में कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। वैसे इन चुनाव में ये पहला मौका था जब वोटिंग के दौरान हिंसक झड़प भी देखने को मिली और गोलियां भी चली। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान पर इसलिए खास नजरें रहीं क्योंकि इस दौर की कई सीटों पर बाहुबली या फिर उनके रिश्तेदार उम्मीदवार हैं। इसलिए इस दौर में मतदान के दौरान हिंसा की आशंका बनी हुई थी। यह आशंका सच साबित हो गई जब महोबा में 2 उम्मीदवारों के बेटों में हिंसक झड़प की खबर आई। वोटिंग शुरू होते ही कोतवाली इलाके के बजरिया में सपा उम्मीदवार सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू पर गोली चलाई गई। गोली चलाने का आरोप लगा बीएसपी प्रत्याशी अरिमर्दन सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह पर। लगभग 30 से 35 लोग थे वो लोग, उसमें अरिमर्दन सिंह जो यहाँ बसपा से जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहे हैं, उनका लड़का हिमांचल सिंह, उनका नाती अभिमन्यु सिंह, समीर सिद्दीकी और समीर अंसारी और परवेज नियाज मोहम्मद का लड़का, और अज्ञात में लगभग 30-35 लोग थे। सुबह एक घटना हुई थी, रात में मान के चलें कि रात के 3 बजे 2 पार्टीज आपस में, उनके समर्थक एवं रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ गए थे। आपस में फायरिंग भी किया जिसमें 2 लोग इंजर्ड भी हैं, 3 लोग इंजर्ड हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। FIR दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। चौथे दौर में जिन बाहुबलियों या उनके रिश्तेदारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, बाहुबली उदयबान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया, कुख्यात डकैत ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल नंदी भी शामिल हैं। इतने सारे बाहुबलियों के असर के चलते ही इस दौर में पहले 3 दौर की तरह शांतिपूर्ण मतदान होने को लेकर सवाल बने हुए थे। वैसे मतदान का रंग जो भी हो, तमाम पार्टियों के नेता चुनावी चैंपियन होने के दावे के साथ भला कैसे सामने नहीं आते। देखिए, विरोधी जानते हैं कि इस बार भाजपा सरकार आ रही है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वह 11 तारीख से पहले स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि 6 तारीख को मतदान संपन्न होने दीजिए। 7 तारीख को इनके बयान आएंगे कि हाँ, हम चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। बुंदेलखंड को अखिलेश यादव ने जम के लूटा, गायत्री प्रजापति ने खनन के माध्यम से लूटा, महिलाओं के साथ जो उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस है ये भी पूरा देश जानता है। जहां तक श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का प्रश्न है, भाजपा का, किसान वहां के सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे। इन कारणों से ये दोनों सरकारें फेल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की एक लहर चल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और श्री अखिलेश यादव जी का राज तिलक जो श्री राहुल गांधी जी ने किया था, श्री अखिलेश यादव जी पुनः पदारूढ़ होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। चौथे दौर के साथ ही यूपी चुनाव का मतदान अब उस दौर की ओर बढ़ चला है जिसमें पूर्वांचल के हिस्से शामिल हैं। सवाल है कि अगले 3 दौर में हिंसा से अछूता रह पाएगा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। 4 चरणों में लगभग 2/3 सफर पूरा करके चुनाव रथ अब पूर्वांचल के मुहाने पर आ पहुंचा है, जहां सत्ता का सूरज अपनी रोशनी से सूबे की सियासत को राह दिखाएगा। 5वें चरण में जिन इलाकों में चुनाव होने जा रहा है वह कई दशकों से सूबे की सियासत का पावर हाउस माना जाता रहा है। मंडल राजनीति के आगाज के
तुरंत बाद जिस राम जन्मभूमि आंदोलन की तपिश ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भूकंप ला दिया था, उसकी केंद्र बिंदु अयोध्या इसी चरण में शामिल है। इसके इर्द गिर्द अमेठी में 2 रानियों की लड़ाई दिखेगी तो गोंडा बलरामपुर के सियासी रंग में 5वें चरण के चुनाव भी सिमटे मिलेंगे। चुनावी संग्राम में इस बार राम मंदिर का मुद्दा बैकग्राउंड में ही रहा, लेकिन 5वें चरण के चुनाव में अयोध्या में वोट पड़ने हैं और रामलला का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 1991 की राम लहर के बाद 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू करने से पूर्व शीर्ष बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी रामलला के दर्शन करना नहीं भूले। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह रामलला के सम्मुख नतमस्तक हुए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर अमित शाह भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यह पहला मौका है जब बीजेपी नेतृत्व रामलला की दहलीज पर चुनावी शंखनाद करना भूल गया। वहीं अमेठी की 2 रानियों के महासंग्राम ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। डॉक्टर संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी की टिकट पर कांग्रेस के दुर्ग में भगवा परचम लहराने के लिए लड़ रही है, तो अमिता सिंह कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधानसभा पहुंचने के लिए मैदान में है। उन्हें चुनौती सपा के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तो बीएसपी से रामजी दे रहे हैं। घाघरा और राप्ती का मिजाज कब बदल जाए यह इसके किनारे रहने वाले लोग भी नहीं जानते। जब भी इन नदियों की नजर टेढ़ी हुई है, इसके करीब रहने वाले लोग ही चपेट में आए हैं। 5वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 28 ऐसी सीटें हैं जिनका मिजाज बाराबंकी से मेल खाता रहा है। इन सीटों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निशाने पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का खासा प्रभाव रहा है। 28 सीटों में 20 सीटों पर सपा अब भी काबिज है। जिन जिलों में यह सीटें स्थित है, उनमें बहराइच, गोंडा और फैजाबाद से बेनी बाबू चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहराइच और गोंडा में सांसद के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य कसौटी पर है। अभी फिलहाल इन 28 सीटों में बीएसपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। बीजेपी भी राम लहर के सहारे इन्हीं सीटों के सहारे प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही है। अब यहाँ राम लहर चलती है या बाबूजी का इशारा, या फिर हाथ के सहारे साइकिल की रफ्तार में तेजी आती है, इसका निर्णय तो 27 फरवरी को ही होगा। गोंडा के कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण बीजेपी उम्मीदवार हैं। हालांकि मनकापुर राजघराने के कुंवर आनंद सिंह का गोंडा और बलरामपुर की राजनीति में काफी महत्व है। आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह भी बीजेपी सांसद हैं, लेकिन एक दल में रहने के बावजूद कभी ब्रजभूषण और मनकापुर घराने के दिल नहीं मिले। शायद इसी कारण कीर्तिवर्धन सिंह इन चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जो बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 5वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी चुनाव में गधों पर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश के गधे वाले बयान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गधों का मजाक उड़ाने के लिए अखिलेश को जातिवादी तक बता दिया। बहराइच की रैली में पीएम मोदी ने गधों की जमकर तारीफ की और बताया कि वो भी इतनी ही मेहनत करते हैं और देश की 125 करोड़ जनता उनकी मालिक है। लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव में गधों पर बहस ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये भी कि क्या अब हम कुछ ऐसी ही राजनीति देखने वाले हैं जिसमें इसी तरह के उपमा और प्रतीकों का उपयोग होगा। पहले वजीर आजम आप ही हैं जिसने गधों की सूरत और सीरत को इतनी तवज्जो दी, वरना इस नाचीज को आज तक भला किसने पहचाना है। आपने खुद को मेरे मुकाबिल रखा और बताया कि गधा होना आसान नहीं होता। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि गधा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अक्ल ताक पर रखनी होती है, दिन रात घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है, और आपने ये भी बताया कि आप भी मेरी तरह 24 घंटे बिना थके काम करते हैं। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है।
वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। जिसके 125 करोड़ मालिक हों उसकी क्या हालत होगी ये आपको देखकर समझा जा सकता है। लेकिन वजीर आजम अगर आपकी सोच और समझ सारी सियासतदां पा जाए तो वाकई मुल्क में कोई गधा नहीं रहेगा। हकीकत यह है कि नेता हम सबको गधा समझ लेते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते, विकास का काम भी नहीं करते, लेकिन हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू का खौफ दिखाकर वोट ले लेते हैं। इसीलिए बड़े शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई हिंदू या मुसलमान गधा हो सकता है, लेकिन कोई गधा हिंदू या मुसलमान नहीं। लेकिन तकलीफ यह है कि आपने हमारी नस्ल में भी जातिवाद तक तलाश लिया। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है। सब जानते हैं गुजरात कोई जात नहीं, एक सूबा है। तौहीन गधों की गई थी, गुजरात की नहीं। वजीर आजम, आपकी शान में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गुजरात के गधों का जिक्र गधा पचीसी की उम्र की वजह से नहीं किया गया था। हमारी समझ कहती है कि जब वोटों के लालच में मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की बर्बादी की तकरीरें शुरू हो चुकी हों, फिरका परस्त ताकतों ने अपने असलहों की धार तेज करना शुरू कर दी हो, फिजा में खौफ और हवाओं में नारा तदबीर और अल्लाह अकबर की सनसनाहट उठने लगी हो, मुल्क में कब्रिस्तानों के मुकाबिल शमशानों की कमी पर आपकी तकरीर से नथुने फड़फड़ाने लगे हों, ऐसे में वो हम ही हैं जिसका जिक्र छिड़ते ही लोग ठाका लगाने लगे थे। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। हकीम, अर्ज है तौहीन गधों की गई थी, गुजरात की नहीं। मुद्दों की बात न करने पर की गई थी, आपकी नहीं। लेकिन आप और आपके नायब बिजली और लैपटॉप के भी मजहब तलाश रहे हैं। एक गधा होने के नाते आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने नोटबंदी क्या सोच कर की थी। चलिए इतना बता दीजिए कि सिला क्या मिला। धब्बू कुम्हार का धंधा चौपट हो गया तो रामू धोबी पर कर्ज लद गया। फिर भी अर्ज करना चाहूंगा कि यूं तो चुनावी मौसम में नेता लोग गधों को अपना बाप बना लेते हैं, फिर भी हमारे मिजाज और तासीर को या तो आप समझ सके हैं या किशन चंद्र जैसा बड़ा लेखक या फिर अंशुमान त्रिपाठी एपी। तो कृष्ण चंद्र ने जब आज़ादी के ठीक आसपास लिखी थी एक गधे की आत्मकथा, जिसमें गधे से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जात क्या है, और गधे ने ये जवाब दिया था। उस गधे की खासियत थी कि वो बोल सकता था, एक आदमी की ज़बान बोल सकता था, और गधे ने कहा था कि आदमी हिंदू या मुसलमान होता है, हम तो गधे हैं, हमारी कोई मजहब नहीं होती और हमें मजहब में नहीं बांटा जा सकता। ये रिपोर्ट भी एक ऐसे ही गधे की आत्मकथा है जहां राजनीति जो है वो एक ऐसे संक्रमण काल में प्रवेश कर चुकी है जहां हर कुछ जातिवाद के चश्मे से देखा जाता है, जहां प्रतीक और उपमा कुछ इस स्तर पर गिर गए हैं जो कि हमारी गिरती हुई राजनीति के स्तर को भी साबित करते हैं। अभी जब ये रिपोर्ट मैं देख रही थी, एक दोस्त ने एक अच्छा शेर भेजा है, वो शेर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये यूपी के सियासत और जिस तरह की बात चल रही है शमशान की, कब्रिस्तान की और बिजली की, उसी पर ज़्यादा मौजू भी है। यूपी की बिजली साहिबे ईमान हो गई, आज बदल लिया है मजहब इसने और वो मुसलमान हो गई। कल तक वो रोशन करती थी दिवाली और ईद को एक साथ, आज वो शमशान की चिंगारियों से ज़ेरे कब्रिस्तान हो गई। कुछ यही आलम है यूपी के सियासत का इन दिनों, जिस तरह से तमाम नेता बोल रहे हैं और नेताओं के बोलने का प्रत्युत्तर उनको जिस तरह से दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है इसमें आम जनता के मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। और ये सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर गधा कौन बन रहा है और गधा कौन बना रहा है। अब गधों के इस पूरी चर्चा से आगे बढ़ते हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ही
कसाब यानी आतंकी बता दिया। जी हाँ, एक और नया कल उपमा आया था कसाब का, जिसका एक तरह से पूरा विस्तृत विश्लेषण अमित शाह ने किया था और इसको लेकर आज मायावती अमित शाह पर हमलावर रहीं। इससे पहले अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में यूपी को कसाब यानी कांग्रेस, सपा और बसपा से मुक्ति दिलाने की जनता से अपील की थी। उधर अखिलेश ने कसाब वाले बयान के अपने ढंग से मायने निकाले और अखिलेश ने कहा कि हमने तो क से कबूतर पढ़ा था, बीजेपी वाले कुछ और पढ़ा रहे हैं। शब्द का मतलब आप गलत मत निकालिएगा। क से मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी, स से समाजवादी पार्टी और ब से मित्रों, एक कसाब उत्तर प्रदेश को बहुत परेशान करता है। नामालूम नेता लोग कैसे बात का बतंगड़ बनाना जानते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चौरी चौरा में अपनी रैली में अमित शाह के बयान पर गहरा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से बीजेपी का ओछापन नजर आता है। उन्होंने भी तेवर में आकर अमित शाह को ही कसाब बता दिया कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। और इस बात का इनका अपना खुद का गुजरात स्टेट इसका खास गवाह भी है। हाल ही में सपा के एक नेता ने भी अमित शाह और पीएम मोदी के लिए मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल किया था, जो बीजेपी को बेहद नागवार गुजरा। लेकिन मायावती ने कसाब की आड़ में वही बात कह दी। अखिलेश भी कसाब के फुल फॉर्म को लेकर फॉर्म में नजर आए। उन्होंने भी बीजेपी को अपना ककहरा सिखाया। बीजेपी के लोग कितना गलत बोलते हैं, कितना गुमराह करते हैं। इनसे ज्यादा गुमराह करने वाला कोई दल नहीं है। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, बताइए। कमाल के लोग हैं। ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। जैसे जैसे चुनाव का आखिरी दौर आ रहा है, नेताओं की जुबान तीखी होती जा रही है। लफ्ज ऐसे कि आगजनी हो जाए, अहंकार इतना कि रावण छोटा पड़ जाए। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक। उसे वोटों के जरिए सबक सिखाना खूब आता है। सचिन शर्मा, एपीएन। बातों में यदि उलझे जनता तो जाने क्या क्या कर बैठे। शुक्र है कि जनता समझदार होती है और बातों में न उलझकर मुद्दों पर वोटिंग करती है। बहरहाल अभी कसाब वाले बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा भी नहीं था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा सरकार पर फिर से हमला कर दिया। महाराजगंज की रैली में शाह ने सीएम अखिलेश पर निशाना साधा और धार्मिक आधार पर छात्रों को लैपटॉप बांटने का आरोप लगाया। आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं, निजी होते जा रहे हैं और मुद्दों से भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आधा दौर खत्म हो गया है। सभी दलों ने बाकी बचे चरणों के लिए पूरी ताकत लगा दी है। महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा राज में गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो साथ ही कहा कि लैपटॉप बांटने की योजना में भी सपा सरकार ने जाति और धर्म का भेदभाव किया है। भैया, आपको लैपटॉप मिला है क्या? इस और मिला है किसी को? तो ये तो कहते हैं बहुत बांटे हैं, कहां गए? आपको क्यों नहीं मिला? आपको इसलिए नहीं मिला कि वो आपका धर्म पूछेंगे। धर्म, आपका धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे। वो आपकी जाति पूछेंगे, जाति अगर अनुकूल नहीं आई तो लैपटॉप नहीं देंगे। अमित शाह की बात का जवाब दिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। बलरामपुर की रैली में अखिलेश यादव ने अमित शाह पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस लैपटॉप को बीजेपी झुंझुना बता रही थी, आज वही उसके घोषणा पत्र में शामिल है। हम तो पूछते हैं, बताओ बीजेपी के लोगों, तुम तो लैपटॉप को झुंझुना बोलते थे, अब अपने घोषणा पत्र में क्यों झुंझुना लिखा हुआ है तुमने? पहले ये लैपटॉप को झुंझुना बोलते थे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। महाराजगंज की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा यूपी का विकास नहीं कर सकते, सिर्फ बीजेपी ही यूपी को आगे ले जा सकती है। शाह ने उम्मीद जताई कि इस बार जनता बीजेपी के 14 साल के वनवास को खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे सपा, बसपा, बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रही थी। ऐसे में
कांग्रेस और उनके राहुल गांधी कैसे पीछे रह सकते थे। 5वें चरण में अमेठी में भी चुनाव होने हैं और राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। यहां एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी की नकल उतारी। यूं तो राहुल और प्रधानमंत्री मोदी की जंग लंबे समय से चल रही है, लेकिन पहली बार कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पीएम मोदी की नकल उतारी है। मंच पर उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई। उन्होंने मोदी से मुलाकात के दौरान जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका अभिनय के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का उनके प्रति रवैया क्या था। हालांकि राहुल गांधी कुल मिलाकर बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें और तमाम चीजों का, स्वांगों का भी साथ लेना पड़ता है। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हित की बात तो करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। राहुल ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पीएम मोदी को यूपी सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ आए, उत्तर प्रदेश आए, कहते हैं मित्रों, अगर आपने बीजेपी की सरकार को जिता दिया तो मैं आपका किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। मोदी जी, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जरूरत नहीं। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के अंदाज की नकल की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास नारा लगाते हैं, लेकिन बात लोगों को बांटने की करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में नफरत भरते हैं। इन्हें काम शुरू कर दिया है, नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो मेरा आखिरी मैसेज उनके लिए, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो आप मोदी जी, आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते हो, आप उत्तर प्रदेश को बांट नहीं सकते हो। राहुल अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल लोगों को बता रहे हैं कि विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ काम नहीं किया है। साथ ही राहुल जनता से किए मोदी सरकार के वादों को लेकर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जब जब राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं, कुछ फिल्मी गानों का उदाहरण देते हैं, कुछ शेर व शायरी का उदाहरण देते हैं, कुछ फिल्मी सीन्स का उदाहरण देते हैं, और आज भी उन्होंने खुद ही सीन करके दिखाया। हालांकि वो एक लंबा प्रकरण था जिसे आप तक हम नहीं पहुंचा पाए, लेकिन कई बार वो गलत शेर पढ़ देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बशीर बद्र का नाम बशीर बर्द पढ़ा, जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि उर्दू प्रेमियों को काफ़ी दर्द हुआ होगा। बहरहाल राहुल गांधी अपने आप को ठीक ठाक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कव्वाली के मुकाबले में हुआ करते थे और वैसे ही चुनावी मौसम में जुमलों का मुकाबला तेज होता जा रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि राजनीति के स्तर पर अब शर्म आने लगी है। गाय से शुरू होकर कुत्तों की परंपरा, स्कैम, बहन जी संपत्ति पार्टी से होते हुए बात अब गधों तक भी पहुंच चुकी है। श्मशान कब्रिस्तान का उदाहरण आपने देखा ही। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जुमलों का ये मुकाबला आखिर किस स्तर तक जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही पहले कभी ऐसी जुमलेबाजी देखी गई हो। सिलसिला संसद में कुत्तों की परंपरा से शुरू हुआ। बीजेपी की तरफ से स्टार वक्ता की तरह खुद पीएम ही जुमलेबाजी का मुकाबला संभालते हैं। राहुल गांधी को निशाने पर लेते वक्त संसद ठहाकों से गूंज जाती है। इस बार उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के दक्षिण भारतीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसलने पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि हम कुत्तों की परंपरा से नहीं आते। फिर बारी आई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। मनमोहन पर रेनकोट पहनकर नहाने के बयान से विपक्ष बौखला गया। चुनावी मौसम आया तो कांग्रेस पर स्कैम के जुमले से हमला बोला। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। स्कैम का मतलब है हम और कांग्रेस, तो हमारे स्कैम का भी मतलब है आपसे और आपके
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे देश को बचाना है। स्कैम पर फिर कांग्रेस ने ऐसी परिभाषा दी कि वो खुद स्कैम में फंस गई। मोदी के भाषा के इस चक्रव्यूह में राहुल मुंह खोलते ही फंस जाते हैं, लेकिन अब विपक्ष भी पीएम पर पलटवार करने लगा है। सपा के एक नेता राजेंद्र चौधरी ने पीएम पद की गरिमा को भूल उन्हें और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकी तक बता दिया। लेकिन चुनाव के मौसम में जैसे सब माफ होता है। जुमलों की इस बेतबाजी में आतंकी पर अंताक्षरी रुकी तो कसाब से फिर शुरू हो गई। अमित शाह ने कसाब यानी कांग्रेस, सपा और बसपा से प्रदेश की मुक्ति का आह्वान किया। फिर तो मायावती और अखिलेश का पलटवार होना ही था। जब बात शमशान और कब्रिस्तान की होने लगी, बिजली और लैपटॉप बांटने में भेदभाव की होने लगी, तो अखिलेश ने गधों का जिक्र छेड़ बहस को मोड़ दिया। सियासत हो या सरकारी आयोजन से जुड़ा कोई संबोधन, पीएम अक्सर एक शब्द लाकर अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। सोमवार को उन्होंने बुंदेलखंड के उरई में अपनी तरह से बसपा का नया नामकरण कर दिया। फिर कहा था बहन जी ने भी कम जंग नहीं लड़ी थी। बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। पीएम भी चुनावी मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं और घूम घूम कर बेतबाजी कर रहे हैं। ये बेतबाजी अब शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गई है। गाय, गधे, कुत्ते, रावण, कसाब, अफजल, देशद्रोही, स्कैम, बीएसपी, रामलला, राम मंदिर, हिंदुत्व से होते हुए सियासत का शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचना किसी भावी आशंका को जन्म देता है। लेकिन जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि पहले की तरह ऐसे बयानों के बावजूद आपसी भाईचारे में कमी नहीं आने देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पांचवें चरण में ये चुनाव जिस ओर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रदेश के थे कबीर दास, जिन्होंने लिखी थी कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन नेताओं की जो बानी है वो कुछ ऐसी नहीं है कि जिससे आपका मन का आपा खो जाए, बल्कि आपको गुस्सा जरूर आ सकता है। और कुल मिला के एक चीज और करने की है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो नेता से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं और जनता को छात्र समझकर रोज नए नए शब्द उनके सामने रखते हैं। उन शब्दों का पूरा शब्दार्थ उनको बताते हैं और उन्हें रटवाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। लेकिन उन्हें ये समझना होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो प्रधानमंत्री बने थे और पहली बात उन्होंने कही थी कि मैं 125 करोड़ जनता का चौकीदार हूं, अब उन्होंने कहा है कि मैं 125 करोड़ की जनता हमारी मालिक है। वाकई नेताओं को ये समझना होगा कि जनता ही मालिक है और उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जहां यूपी में सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं पंजाब और हरियाणा के बीच पानी सियासी मुद्दा बना हुआ है। सतलुज यमुना लिंक नहर के घग्घर सराय में खुदाई के ऐलान के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अंबाला में जुटे। जब इन्हें पंजाब में नहीं घुसने दिया गया तो उन्होंने हरियाणा में ही सड़क की खुदाई शुरू कर दी। इसके बाद उनके नेता अभय चौटाला को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा के चलते पंजाब पुलिस ने बॉर्डर को भी सील कर दिया था। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा फिर आमने सामने है। स्थिति को देखते हुए दोनों राज्यों की सीमा सील करते हुए बसों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को और ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में नहर का निर्माण होना ही चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पानी कितना है और कहां से आएगा ये बाद में तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। लिंक नहर को लेकर दोनों राज्य ये सुनिश्चित करें कि मामले को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। मामले को देखते हुए पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित गांवों के पास अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां और करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। 1966 में पंजाब का बंटवारा करके अलग राज्य हरियाणा बना था। इसके बाद दोनों राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1976 में केंद्र ने पंजाब के 7.2 MAF
यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से हरियाणा को हिस्सा देने की अधिसूचना जारी की गई। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए सतलुज से यमुना को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनी। इसे ही सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। 1996 में सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 में निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से का नहर का काम पूरा करे। 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया, जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2016 को नहर विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जहां हरियाणा और पंजाब की सीमा पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, वहीं दिल्ली में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ABVP और वामपंथी छात्रों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कल रामजस कॉलेज में छात्रों के बीच हुई मारपीट के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रों के बीच ये टकराव JNU के छात्र और देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को सेमिनार में बुलाए जाने पर हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के लिए JNU के छात्र उमर खालिद का आमंत्रण रद्द करने पर ABVP और आइसा के छात्रों के बीच हुई मारपीट के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों ने दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हिंसक झड़प में 11 छात्र और 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो फ्यूचर स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हम लोगों के नोटिस में आया है कि अगर ऐसा कोई प्लान हो रहा है तो उसमें हम अपील करते हैं कि वो पीसफुल और विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ में रहकर करें, ताकि दिल्ली और दिल्ली के सिटीजन्स के ये हित में हो। इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन्होंने भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मीडिया संस्थान से फोटो और वीडियो भी मांगे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। दरअसल रामजस में JNU छात्र उमर खालिद को बुलाए जाने को लेकर ABVP ने विरोध किया था। उमर खालिद के खिलाफ पिछले साल देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। उमर खालिद को न्योते के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर कॉलेज में देशद्रोही गतिविधियां होने का आरोप लगाते हुए नारे भी लगाए थे, जिसके बाद उनकी आइसा के छात्रों के साथ मारपीट हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश भर की कुछ और खबरों के लिए नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। ईडी ने सूरत के चाय बेचने वाले करोड़पति फाइनेंसर किशोर भजियावाला की करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की है। ये कार्रवाई PMLA केस के तहत की गई है। अटैच की गई संपत्ति 1,02,16,000 की है। ईडी ने काले धन से जुड़े मामले में किशोर भजियावाला को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। तभी से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। किशोर भजियावाला को ईडी ने रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में बेनामी लेन देन का पता लगाया और फरवरी तक 235 केस दर्ज करते हुए 55 करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क की है। ये कानून पिछले साल 1 नवंबर से प्रभावी हुआ। इस कानून के उल्लंघन में भारी भरकम जुर्माने और 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। IMF ने अगले साल भारत की GDP ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि चालू साल में ग्रोथ 6.6% रहने की बात कही है। IMF का मानना है कि GST लागू होने से भारत की ग्रोथ 8% से भी ऊपर जा सकती है। हालांकि ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कैश की किल्लत को दूर करना होगा। IMF का ये भी कहना है कि चालू तिमाही में भी नोटबंदी का असर ग्रोथ पर दिखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सर्वे कराया है। देश में बिक रही 1500 से ज्यादा दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के करीब 48,000 सैंपल का परीक्षण करने के बाद ये बात सामने आई। मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,850 दवाओं की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं मिली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट चटका दिए। दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 94 ओवर्स के बाद 9 विकेट खोकर 256 रन बनाए। मिशेल स्टार्क 57 रन और जॉस हेजलवुड 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।
आपको हम ये ज़रूर बता दें कि यदि आप APN से सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी की हुई खबर हम दिखाएं, तो आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं और उसके द्वारा हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा ट्विटर पेज है APN न्यूज़ इंडिया, जिसको आप फॉलो करें और डायरेक्ट मेल यानी DM करके आप अपनी खबर, वीडियो या फिर अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। हमारा नंबर है 9643106027। यहाँ पर आप चाहें तो अपना शूट किया हुआ वीडियो हम तक भेज सकते हैं और अगर वो खबर अच्छी होगी तो हम ज़रूर चलाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज़ इंडिया, इसे भी आप लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। आप सीधे तौर पर यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा email ID है contact@apnlive.com। और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल की डायरी मामले में दायर याचिका वापस ले ली गई है। मामले की सुनवाई के दौरान दांग विमसाई की वकील दुष्यंत दवे ने जजों से कहा कि उन्हें इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। खासकर उन्होंने बात जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस UU ललित की बेंच के सामने कहा और कहा कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल कभी इस मामले में कभी जो CJI हैं उनके साथ रह चुके हैं, इसलिए उनको इस मामले की सुनवाई से हट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस इस मामले में अभियुक्त हो तो इसे प्रशासनिक तरीके से निपटाना चाहिए था, ये कहना था दुष्यंत दवे का, लेकिन उनकी याचिका उन्होंने वापस ले ली। कलिको पुल मामले में आज अदालत में नया मोड़ आ गया। याचिकाकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी दांग विस्मय पुल के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिका वापस ले ली। इस मामले में कलिको पुल की पत्नी याचिकाकर्ता है और उन्होंने ही प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। लेकिन आखिरकार आपने मुख्य न्यायाधीश को ये चिट्ठी लिखी थी, मुख्य न्यायाधीश ने जब इस पर कार्रवाई करते हुए इस पर सुनवाई के आदेश दिए, तो आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपने कहा कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए? वो सब जुडिशियल मैटर से हम इतना हमको गहराई से मालूम नहीं है। तो आगे क्या वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, क्योंकि एलिगेशन तो शायद डिसाइड करने के क्या प्रेसिडेंट पे भी एलिगेशन है? कलिको पुल की इंग्लिश के लिए मौजूद हैं मैम। आखिरकार जो पिटीशन जो आपकी आखिरकार उसको आपने वापस क्यों लिया? क्योंकि आपने कल इस मामले में जो है CJI ने 2 बेंच का गठन किया था, बेंच का इस मामले में आज सुनवाई हुई। आखिरकार क्या रीजन हुआ कि आपने जो है लेटर को विड्रॉ कर लिया? शायद वो ये मैटर बात विजय माल्या करते हैं। 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर विजय माल्या की भारत तलाश कर रहा था और वो ब्रिटेन में सेलिब्रिटी बने हुए हैं। विजय माल्या को एक कार्यक्रम में सेल्फी लेते और तस्वीरें उतरवाते देखा गया। ब्रिटेन में उनकी टीम सहारा फार्मूला इंडिया द्वारा उतारी गई नई फार्मूला 1 कार के प्रचार कार्यक्रम में उन्हें देखा गया। अपने बचाव में विजय माल्या ने एक बार फिर दावा किया है कि बैंक से लिए कर्ज का 1 रुपया भी उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। माल्या ने कहा कि वो ब्रिटेन में सुरक्षित हैं और भारत सरकार के पास उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत विजय माल्या पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया अदा किए बिना विदेश भाग गए और अब भारत लौटने से इनकार कर रहे हैं। लंदन से अपने प्रत्यर्पण की कोशिशों को धता बताते हुए विजय माल्या ने कहा कि भारत सरकार के पास उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और वो इंग्लैंड नहीं छोड़ेंगे। There is a requirement for legal and judicial determination here in the UK. Let them come with whatever evidence they have. I doubt if they have any evidence. And then let the law take its own course. विजय माल्या फार्मूला 1 कार को प्रमोट करते दिखे। 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर देश से भागे विजय माल्या ने फार्मूला 1 की अपनी टीम सहारा फोर्स इंडिया को लॉन्च किया। इस मौके पर विजय माल्या ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है और देश के 2 राजनीतिक दलों के आपसी झगड़े में उनकी स्थिति फुटबॉल जैसी हो गई है। माल्या ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में CBI ने पूरे मामले को क्रिमिनल केस में बदल दिया है। Recovery of loans made to a PLC is a purely civil matter. The Central Bureau of Investigation, at the behest of the government, converted it into a criminal matter.
विजय माल्या का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने शराब कारोबारी और करोड़पति कर्जदार विजय माल्या को किंगफिशर लोन मामले में भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय भारत इंग्लैंड के बीच संधि का सहारा लेते हुए इंग्लैंड सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील कर चुका है। विजय माल्या पर लगभग 1 दर्जन बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर 9,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर धांधली करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बढ़ते हैं कुछ दूसरी खबरों की ओर। पाकिस्तान में लाहौर के डिफेंस एरिया में हुए बम ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में कई लोगों की हालात बेहद गंभीर है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि करीब 500 मीटर तक की बिल्डिंग्स और कारों के ग्लास तक टूट गए। पंजाब पुलिस ने इस हमले की पुष्टि की है। ब्लास्ट जिस इलाके में हुआ है वहां कई कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं। इलाके को हर तरफ से सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट के लिए करीब 10 किलो एक्सप्लोसिव वाले टाइम बम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। देश की बात के अब आखिरी पड़ाव में हम हैं, तो चलिए बात करते हैं आज के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 23 फरवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन हुई थी। 23 फरवरी 1468 में छपाई मशीन का आविष्कार करने वाले यूहेन गुटेनबर्ग का निधन हुआ था। 23 फरवरी 1886 में अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक मार्टिन हेलन ने एल्युमिनियम की खोज की थी। और 23 फरवरी 2001 में अमेरिकी सीनेट ने CTBT को खारिज किया था और प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली जारी रखने की घोषणा की थी। 23 फरवरी 2010 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक बनाने वाले सचिन पहले बल्लेबाज बने। ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने 248 रन बनाए थे। और आज मधुबाला की पुण्यतिथि है। भारतीय हिंदी फिल्मों की एक महान अभिनेत्री, सबसे खूबसूरत अभिनेत्री जब पर्दे पे आती थी तो जैसे जादू सा छा जाता था। आज ही के दिन उन्होंने पूरी दुनिया को अलविदा कहा था। आदर्श भारतीय नारी का सौंदर्य हो या फिर बिल्कुल आधुनिक लड़की की चंचलता हो, सब कुछ मधुबाला के अंदर था। अभिव्यक्ति की कोमलता हो या व्यक्तित्व की बलशालिता, सब कुछ मधुबाला के अंदर था। उनके अभिनय, प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती की वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और महान अभिनेत्री तक कहा गया है। उन्हें वीनस कहा जाता था। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। उनका निधन 23 फरवरी को हुआ था। मधुबाला को देखना अपने आप में एक खूबसूरत दुनिया से गुजरने जैसा है। तो मधुबाला की यादों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आज देश की बात में बस आज इतना ही। नमस्कार।